हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BSIC 134 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1760 से 1950 तक, उसके सेकंड यूनिट के फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, हमारे यूनिट का नाम है स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव और इसके मैं 3 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज की वीडियो में हम सिख राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सिख राज्य की व्यवस्था जो थी उसका स्वरूप किस प्रकार का था और किस तरह की उसकी प्रकृति थी, इस पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिख राज्य का स्वरूप किस प्रकार का था। हमारा क्वेश्चन है सिख राज्य व्यवस्था की प्रकृति पर चर्चा करें या फिर सिख राज्य के स्वरूप पर टिप्पणी करें। तो उसका स्वरूप किस प्रकार का था इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उस समय में जो रणजीत सिंह थे उन्होंने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पंजाब में स्वायत्त राज्य की स्थापना की, क्योंकि अफगान आक्रमणों ने रणजीत सिंह की ताकत को पंजाब में सुदृढ़ किया। तो अफगान आक्रमणों से क्या मतलब है, यहाँ पर अफगान जो थे वो जो है भारत पर आक्रमण कर रहे थे और उसकी वजह से मुगल जो थे वो इन आक्रमणों का सामना कर रहे थे और वो कमजोर पड़ रहे थे मुगल धीरे धीरे। और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद तो वैसे ही मुगल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। ऊपर से अफगान जो थे वो आक्रमण करने लगे थे, तो इसी वजह से मुगल जो थे और ज्यादा कमजोर पड़ने लगे थे और अपने आक्रमणों का सामना कर रहे थे। इस स्थिति का फायदा उठाकर जो रणजीत सिंह थे उन्होंने पंजाब में अपनी जो स्थिति थी, अपनी जो ताकत थी उसको मजबूत किया और जो है पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित किया। रणजीत सिंह ने सफलतापूर्वक सिख मिसलों की स्वतंत्रता को समाप्त करके उनको एकमात्र राजनीतिक आधिपत्य के अधीन कर लिया। तो जो मिसल्स होते थे, जो जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया, मिसल्स जो होती थी स्वतंत्र इकाइयां होती थी सिखों की और वो एक संगठन के रूप में काम करते थे। तो ये जो थी स्वतंत्र इकाइयां होती थी, इनकी स्वतंत्रता को रणजीत सिंह ने समाप्त कर दिया पूरी तरह से और उनको एकमात्र राजनीतिक इकाई बनाया, यानी कि पूरे जो राजनीति है उसके अधीन कर लिया उनको। अतः पंजाब एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित हुआ। मुगल व्यवस्था की तुलना में प्रशासन में बहुत अधिक संस्थापक परिवर्तन नहीं हुए और अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए सिख शासकों ने प्रशासन में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाया। तो मुगल व्यवस्था थी क्योंकि उस समय पर, तो इसलिए ये लोग ज्यादा प्रशासनिक परिवर्तन, संस्थापक परिवर्तन नहीं करे थे इन्होंने, इसी वजह से क्योंकि उस समय में मुगल थे। लेकिन इन्होंने अपनी स्थिति को, अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष जो दृष्टिकोण होता है उसको अपनाया। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वो होता है जिसमें सभी धर्मों को बराबरी से माना जाता है, समानता दी जाती है, मान्यता दी जाती है। तो इस तरह के दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाया था ताकि उनका जो शासन है वो मजबूत हो सके। अब इसमें बताया जा रहा है सिख राजनीति को मूलभूत आधार सिख गुरुओं के उपदेशों ने ही उपलब्ध कराया। तो सिख गुरु जो होते थे वो राजनीति की, उनकी जो राजनीति चलती थी वो उनके उपदेशों के आधार पर चलती थी। धार्मिक आंदोलनों से प्रेरित होकर मध्यकाल में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सिखों के बीच उपजा आंदोलन 18वीं सदी के दौरान अंततः एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो सिख जो थे उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे आंदोलन चलाए जो कि अन्याय के खिलाफ आंदोलन थे। और ये जो आंदोलन थे ये धीरे धीरे जो आंदोलन थे इन्होंने एक संघर्ष का रूप ले लिया और संघर्ष का रूप लेकर एक बड़ा आंदोलन बन गया जो कि 18वीं सदी के दौरान एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था। ये छोटे छोटे आंदोलन चलाते थे, जैसे कि सामाजिक आंदोलन हो गया, आर्थिक आंदोलन हो गया, धार्मिक आंदोलन हो गया। लेकिन ये जो आंदोलन थे धीरे धीरे बड़े होकर अन्याय के खिलाफ थे, अन्याय के विरुद्ध थे। तो इसमें इन्होंने बड़े एक आंदोलन का रूप ले लिया और वो बड़ा आंदोलन था राजनीतिक आंदोलन। अतः सिख राजनीति की आधारशिला नैतिक नियमों और गुरुओं की लोकतांत्रिक परंपराओं के आधार पर रखी गई थी। तो सिख जो राज्य थे उनकी राजनीति में नैतिक नियम थे, उनके जो गुरु थे उनकी लोकतांत्रिक परंपराएं थी, उन पर उनकी राजनीति स्थापित थी। अब है लोकतांत्रिक परंपरा की अभिव्यक्ति। मिस्र काल के सिख राजनीतिक व्यवस्था में गुरुमत, दल खालसा, खालसा के नाम पर शासन करने आदि जैसी बहुत सी विशेषताओं में पाई जाती है। तो लोकतांत्रिक परंपराएं उनकी क्या थी, जैसे कि अभिव्यक्ति मिस्र काल की सिख राजनीतिक व्यवस्था में गुरुमत होता था, गुरु होते थे। फिर दल खालसा था, वहां पर खालसा के नाम पर शासन करना
ये सब जो था उनकी लोकतांत्रिक परंपराएं थी। अब यहाँ से, लेकिन मिसल काल के दौरान की सिख राज्य व्यवस्था के चरित्र के विषय पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मिसल अपने चरित्र में धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था वाली थी। तो मिसल, ये जो मिसल के बारे में बात हो रही है, कुछ इतिहासकार जो हैं वो ये मानते हैं कि जो मिसल थे उनका जो चरित्र था वो धार्मिक था और राजनीतिक व्यवस्था वाला था। लेकिन कुछ मानते हैं, अन्य लोग जो हैं वो मानते हैं कि मिसल के सरदारों के काम करने से स्पष्ट है कि वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कभी कभी अपने हितों के अनुरूप काम करते थे। जैसे सरबत खालसा की सभाओं में वे आपात स्थिति या पारस्परिक हितों के मामले पर विचार विमर्श करने के लिए शामिल होते थे। तो कुछ इतिहासकार तो ऐसा मानते हैं, इतिहासकारों में जो है मतभेद थे मिसल्स परंपराओं को लोकतांत्रिक परंपराओं के लेकर। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वो धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था वाली है, उनका चरित्र था। लेकिन कुछ मानते हैं कि वो स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहते थे और वो अपने हितों के बारे में सोचते थे। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाता है। सॉरी, क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी हो रहे। लोकतांत्रिक परंपराओं के ढांचे की उपस्थिति के बाद भी मिसलों के आंतरिक संगठन में बहुत ज्यादा लोकतंत्र नहीं था। मतलब कि उनकी लोकतांत्रिक परंपराएं थी, लेकिन फिर भी उनके जो संगठन होते थे उसमें ज्यादा लोकतंत्र नहीं पाया जाता था। मिसलों का एक संघ तो था, लेकिन एक मिसल के अंदर सरदार या मिसल का मुखिया पूरी तरह स्वतंत्र होता था। मतलब कि उनके पास लोकतंत्र तो था, मतलब बराबरी, समानता, ये सारी चीजें तो थी, लेकिन जो मिसल का सरदार होता था वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता था, उसको कुछ भी करने की आजादी होती थी। वो वहां का क्योंकि मुख्य होता था या फिर सरदार होता था। मिसलों के संघ के मुखिया मिसलों के संघ के अस्तित्व का मूल कारण बाहरी खतरों से बचाव करना था। तो मिसलों का जो संघ बनाया गया था उसका जो प्रमुख कारण था वो यही था कि वो बाहरी खतरों से लोगों को बचाएगा और इसी से उसका अस्तित्व था। संगठन का मिसलों के आंतरिक मामले पर कोई नियंत्रण न था। तो जो संगठन बनाया गया था वो मिसलों के आंतरिक मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता था। स्वतंत्र सरदारों की जगह पर जब सिख राजतंत्र का उदय हुआ तो सिख राजनीति के चरित्र में पुनः परिवर्तन आया। तो जब स्वतंत्र सरदार होते थे पहले मिसल्स के टाइम पर, छोटी छोटी इकाइयां होती थी, उनके सरदार होते थे और वो मिसलों के सरदार होते थे। तो जब ये जो थी राजनीति जो है बदली और जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, एक राजतंत्र सिख राजतंत्र बनाया गया था पंजाब में। तो सिख राजतंत्र के अंदर ही सारे मिसल्स को कर लिया गया था। तो उनके चरित्र में जो था परिवर्तन आ गया था, क्योंकि पहले जो थी मिसल्स इकाइयां होती थी छोटी छोटी, जैसे सब इकाइयां हो गई। अब इन सब मिसल्स के जो लोग होते थे वो अपने अपने फैसले ले सकते थे। लेकिन जब ये पूरा एक ही बन गया, एक राजतंत्र बना, उसके अंदर इन सबको, इन सारे मिसल्स को उसके अधीन ही होना पड़ा। तो अब जो राजतंत्र फैसला लेगा वो इन सबको मानना पड़ेगा। तो ये परिवर्तन है। 19वीं सदी में सरदारों की व्यक्तिगत स्वायत्तता का अंत हुआ और राज्य के अंदर राजा सर्वोच्च प्रभुत्व संपन्न बन गया। तो 19वीं सदी जो थी उसके अंदर सरदारों के जो व्यक्तिगत स्वायत्तता थी, मतलब सरदारों के पास जो असीमित अधिकार थे, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता थी, उन सभी का अंत हो गया था। तो उसके बाद एक राजा यानी कि सीएम वगैरह ये सब तो बाद में बने थे, सॉरी, एक राजा बनाया गया था। उसका जो था प्रभुत्व शुरू हो गया था, मतलब वो सबसे ज्यादा ऊपर माना गया और वही अपनी जो था मतलब अपना शासन चलाता था। रणजीत सिंह का सिख धर्म की पुस्तकों तथा सिख धर्म में पूरा पूरा विश्वास था, लेकिन उसने अपने व्यक्तिगत विश्वास या फिर धर्म का प्रयोग प्रशासन चलाने में नहीं किया। तो रणजीत सिंह जो थे वो वहां के राजा बन गए थे, लेकिन उनका जो धार्मिक एक विश्वास बना हुआ था, अपने धर्म का प्रयोग जो था उन्होंने शासन चलाने में बिल्कुल नहीं किया। क्योंकि पंजाब को विभिन्न जातियों, धार्मिक और भाषाई हितों के लोगों की भूमि होने के कारण एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की आवश्यकता थी और सिख शासकों ने इस क्षेत्र में अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए सही ढंग से काम किया। तो रणजीत सिंह जो थे वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो पंजाब में रहने वाले लोग थे उन पर अपने धर्म का या फिर अपने भाषा का जो है धोंस नहीं जमाई वहां पर, क्योंकि अलग अलग धर्मों, भाषाओं, जातियों के लोग रहते थे। तो उन्होंने सबका सम्मान किया और धर्म निरपेक्ष अपनी राजनीति बनाई। मतलब वहां पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था और इसी वजह से वहां का जो शासन था सुदृढ़ हो सका और वो ज्यादा समय तक चल सका। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत। तो गाइज ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।